तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आज फिर से आ चुका हूँ मैं आप लोगों के बीच ऑयल एंड गैस हिस्ट्री पार्ट 2 के साथ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे ऑयल एंड गैस का मतलब कि डिस्कवर किया गया था और कैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस ज़मीन के अंदर बनता है। जो पेट्रोलियम होता है वो किस तरीक़ा से ज़मीन के अंदर, जो पत्थर के अंदर जो कैसे मतलब कि इकट्ठा होता है, और कैसे नेचुरली उसका सीपेज पाया जाता था पहले के ज़माने में, और उसको कैसे जो मेसोपोटामिया के और पर्सिया के जो एंशिएंट थे वो कैसे उसको यूज करते थे अलग अलग कार्यों में, जैसे कि बोट बनाने में, और बाकी ममिफिकेशन करने में, और कंस्ट्रक्शन करने में। तो उसके बाद से फिर हमने देखा था कि कैसे चाइना के लोग जो थे वो बांस के द्वारा वो ऑयल सॉल्ट मतलब साल्ट वाटर निकालने के लिए बांस से ड्रिलिंग किए थे पहली बार, और अचानक से उनको ऑयल एंड गैस मिला था, और उस टाइम ही वो लोग इस चीज़ को यूज़ किए थे। उसके बाद से फिर हमारा इधर जो मॉडर्न ऑयल एंड गैस का डिस्कवर किया गया था वो 1859 ईस्वी में किया गया था। जो एडविन ड्रिक, जो अमेरिका के ड्रिलर थे, उन्होंने ड्रिल किए थे। तो हमने इतना तक तो देखा था पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 देखेंगे, और इस 1859 वाला जो बात मैं बताया था उससे पहले एक चीज़ समझनी मतलब कि समझना ज़रूरी है। तो चलिए वो चीज़ हम समझते हैं, और वो चीज़ है किरोसिन, इन्वेंशन ऑफ किरोसिन। यानी कि किरोसिन का आविष्कार कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, कौन किए थे, इसके बारे में हम जानेंगे ताकि हमको आगे जानने में थोड़ा सा आसानी हो। तो ये हम एक अब्राहम जेसनर नाम है इनका, कनाडा के थे, कनाडा के, और ये जियोलॉजिस्ट थे और फिजिशियन भी थे। तो एक तरीक़ा से ये पूरा पृथ्वी का मतलब कि ये करते थे, पृथ्वी के बारे में पढ़ाई किए हुए थे, फिजिक्स भी पढ़ाई किए थे, और एक तरीक़ा से इनको फादर ऑफ किरोसिन कहा गया था, क्योंकि ये कोल से, क्रूड ऑयल से नहीं, कोल से, उस टाइम कोयला हुआ करता था, ईंधन के रूप में उसको यूज किया जाता था। तो वो क्या किए कि एक बार किरोसिन कोल को वो एक बंद भीसल के अंदर उसको हीट किए, और जो उससे वेपर निकला उसको एक जगह सेपरेट करके फिर उसको लिक्विड में कंडेंस किए। कंडेंस करने के बाद जो लिक्विड मिला वो फ्लेमेबल था, इजी तरीक़ा से जल रहा था, जिसका नाम ये किरोसिन रखे। और ये जो इन्वेंशन हुआ था वो 1846 ईस्वी में किए थे ये। तो एक तरीक़ा से इनको फादर ऑफ किरोसिन भी कहा जाता है, क्योंकि यही फर्स्ट आदमी थे जिन्होंने किरोसिन का आविष्कार किया था। उसके पहले वेल ऑयल का यूज़ किया जाता था, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करता था, या फिर लकड़ी था उसका भी बहुत सारा एक्सपेंसिव हुआ करता था। चलिए दूसरा देखते हैं। उसके बाद से आते हैं इग्नेसी लुकासीविज। तो ये होते हैं ये भी एक तरीक़ा से केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट थे, और ये क्या थे कि उसी का एडवांस लेवल वो किरोसिन का रिफ़ाइन किए। मगर मतलब इनका क्या था कि जैसे वो कोल से किरोसिन बनाए थे, जो कि बहुत ही मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड था, और उतना ज़्यादा मतलब कि मात्रा में नहीं मिल पाता था। और तो ये क्रूड ऑयल से निकाले, जो भी सीपेज मिलता था ऊपर नेचुरली जो पाया जाता था उसको इकट्ठा किए, और एक बार अपना लैब में उसका मतलब कि डिस्टिलेशन के द्वारा उसको हीट किए, और उसको एज ए बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट किए, फ्रैक्शन किए उसका, और जो लाइट पार्ट था उसका गैस टाइप का मतलब कि लाइट पार्ट था उसको वेपर के रूप में वेपर के रूप में सेपरेट करके फिर उसको कंडेंस किए थे, हमारा किरोसिन मिला था। और ये इन्वेंशन किए थे ये 1853 ईस्वी में। तो एक तरीक़ा से, और ये 1853 ईस्वी में जो इन्वेंशन किए थे ये वाला मतलब एक प्योर किरोसिन के रूप में, और मतलब कि आदमी के लिए बहुत बड़ा एक तरीक़ा से इन्वेंशन था, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी नेचुरल सीपेज मिलता था, उसको हम लोग किरोसिन के रूप में, उस टाइम के लोग किरोसिन के रूप में यूज़ किया करते थे कन्वर्ट करने के लिए।
और यही फर्स्ट आदमी थे जो रिफाइनरीज बनाए थे, स्मॉल रिफाइनरीज बनाए थे उस टाइम, जिसमें हमारा क्या निकलता था, गैसोलीन निकलता था, फिर ये किरोसिन निकलता था और लुब्रिकेंट वगैरह निकलता था। तो गैसोलीन मीन्स पेट्रोल होता था, उसको उस टाइम यूज नहीं होता था, उसको यूज करने का कोई साधन नहीं, मतलब कि साधन ही नहीं था कुछ उसका, तो उसको वेस्टेज के रूप में उसको जला देते थे। और किरोसिन को लैंप ऑयल के रूप में यूज करते थे, क्योंकि उस टाइम अंधेरा के रात के समय में एक तरीक़ा से किरोसिन का इन्वेंशन होने के बाद से पूरा लाइट, पूरा लोग रात में निकलना शुरू कर दिए। उसके पहले लोग रात में निकलना नहीं जानते थे, और अगर निकलना भी होता था उसके लिए बहुत सारा पहले से तैयारियां चलती थी। तो चलिए दूसरा देखते हैं इसके आगे वाला। उसके बाद से टाइम आता है 1859 का, जिसमें एडविन ड्रेक होते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है पेंसिल्वानिया में, अमेरिका में है पेंसिल्वानिया। 1859 इसमें इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि भाई आप यहाँ पे ड्रिल कीजिए, और ये ड्रिल करते हैं। इनके साथ एक होते हैं और विलियम स्मिथ करके एक और होते हैं। तो दोनों आदमी मिल करके ड्रिलिंग करते हैं, और कई बार ड्रिलिंग करने के बाद वो बार बार उसका साइड से मिट्टी पानी आ जाता था और मिट्टी बस ये हो जाता था, कोलैप्स कर जाता था। उसके बाद से फिर ये पाइप डाले, कास्ट आयरन का पाइप डाल करके फिर उसको ड्रिलिंग किए। उस टाइम हैमरिंग ड्रिलिंग चलता था, मतलब कि ऊपर से ऐसे आकर के उसको नीचे हैमर करता था, रड लगा होता था उसके अंदर, और रड वायर से कनेक्टेड होता था, आयरन वायर होता था, उसे कनेक्टेड होता था, और वो अप डाउन करके ऐसे ड्रिलिंग करता था एक तरीक़ा से। तो एक तरीक़ा से जब पेंसिल्वानिया में ड्रिलिंग हुआ, ऑयल निकला, पूरे लोग का जमावड़ा जमा हो गया, और उसके बाद से इतना ड्रिलिंग किया गया साल भर में, तकरीबन मतलब कि हज़ारों वहाँ पे ड्रिल किए गए, और वहाँ के लोग ऑयल बहुत सारे निकाले, क्रूड ऑयल। और इस तरीक़ा से क्रूड ऑयल ज़्यादा होने से, सप्लाई अगर ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगा एक तरीक़ा से। उसी बेस पे क्या होता है कि उसका प्राइस बहुत कम हो जाता है, और सभी आदमी अपना ऑयल को बहुत जल्दी ही बेच देता है, और कुछ ही दिन में वहाँ का ऑयल भी समाप्त हो जा रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए एक आते हैं 1870 ईस्वी में जॉन डी रॉकफेलर। ये क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को कंपनी का फाउंडेशन रखते हैं, और ये स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी एक ऐसा कंपनी बनाते हैं जो कि वो ड्रिलिंग से लेकर के रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन और मतलब कि उसका सेलिंग सब करती है कंपनी। तो एक तरीक़ा से जितने भी छोटे छोटे कंपनी हुआ करते थे उस टाइम के ज़माने का, वो एक तरीक़ा से वो धीरे धीरे बंद हो चुके, क्योंकि इसका कम्पीट नहीं कर पाया, और ये धीरे धीरे बंद हो गई। तकरीबन 90% अमेरिका का जो सप्लाई हुआ करता था ये स्टैंडर्ड ऑयल से ही सप्लाई हुआ करता था, जो भी क्रूड ऑयल है, चाहे किरोसिन है। और उस टाइम ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन बिछाए, रिफाइनरीज बनवाए, और रेल वगैरह का भी यूज़ किए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजने के लिए। तो एक तरीक़ा से उस टाइम ये बहुत मतलब कि ये मोनोपोली थे, एक अकेला आदमी जो ये थे जॉन डी रॉकफेलर, ये बिजनेसमैन थे, तो वो एक अपना अकेला एक तरीक़ा से मोनोपोली सिस्टम से वो अपना बिजनेस कर रहे थे। जिससे क्या हुआ कि कुछ दिन बाद लोगों में मतलब कि आक्रोश पैदा हुआ, कि आक्रोश इसलिए पैदा हुआ कि ये अपना ऑयल का प्राइस मतलब कि अपने हिसाब से सेट कर सकते थे, ज़्यादा लेना है कि कम प्राइस में ऑयल देना है, क्योंकि सप्लाई यही करते थे अकेला, तो एक मनमाना दाम ले सकते थे। तो इसलिए वो आदमी इसका विरोध किया, और 1911 ईस्वी में इनको एक तरीक़ा से इस कोर्ट ने इस कंपनी को 34 टुकड़ों में बांट दिया, जिसमें बड़े बड़ी टुकड़ी कंपनी ये निकली, एक्सन मोबाइल और चेवरॉन, अमोको उस टाइम अमेरिकन ऑयल कंपनी थी, जो कि आज सऊदी अरबिया से मिल करके आरामको बनी हुई है। और आज ये बड़े स्तर पे ड्रिलिंग से लेकर के रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन A to Z काम कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद से आता है टाइम आता है 1870 में रशिया का। रशिया में भी दो भाई होते हैं, नोबेल ब्रदर्स। वो क्या करते हैं कि डिस्कवरी शुरू करते हैं, और बाकू एक जगह है, वहाँ पे उनको एक रिजर्वायर मिलता है, बहुत बड़ा रिजर्वायर। इतना बड़ा रिजर्वायर होता है कि वो 1900 के करीब आते आते वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देते हैं, इतना प्रोडक्शन करते हैं कि। उसके बाद से फिर
दौर आता है मिडिल ईस्ट डिस्कवरी का। तो मिडिल ईस्ट में हमारा सबसे पहले इधर ईरान में हमारा पाया जाता है। इधर ब्रिटेन वाले आकर के डिस्कवरी करते हैं ये पूरा एकदम। उसके बाद से ईरान में मिलता है 1908 ईस्वी में एक। उसके बाद से फिर अलग अलग जगह पे इधर मिडिल ईस्ट में सर्च करना शुरू कर देते हैं। ओके, ये फिर इराक में मिलता है 1927 में, वेनेजुएला में मिलता है, फिर बहरीन में 1932 ईस्वी में मिलता है, फिर सऊदी अरबिया में 1938 ईस्वी में मिलता है। इधर दमाम वेल नंबर 7 में बहुत मात्रा में ऑयल निकलता है, जो कि सऊदी अरब का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल कर रख देता है। और यहीं से सऊदी अरब एक अलग न पहचान के रूप में उभर कर सामने आता है दुनिया के। उसके बाद कुवैत में आता है 1938 से 1940 के बीच में, कुवैत में भी हो जाता है। उसके बाद एक कंपनी आता है उस टाइम जो फोर्ड 1908 में आता है। 1908 में फोर्ड का मॉडल नंबर टी आता है, एक ऑटोमोबाइल आईसी इंजन बेस्ड एक कार बनाती है हेनरी फोर्ड का कंपनी, फोर्ड टी मॉडल। वो क्या होता है कि आईसी इंजन पर बेस्ड होता है। वो क्या करता है, गैसोलीन यूज करता है, और गैसोलीन उस टाइम जो रिफाइनरी में होता था उसको वेस्टेज के तौर पे जला दिया जाता था। मगर ये जो कंपनी अपनी गाड़ी निकालती है उसके बाद से गैसोलीन का डिमांड बढ़ जाता है और किरोसिन का डिमांड कम हो जाता है, और गैसोलीन को इस गाड़ी में बहुत यूज करते हैं लोग, और बहुत सारी गाड़ियाँ ये बिकती है इनका हेनरी फोर्ड टी मॉडल। यहीं से हमारा गैसोलीन का यानी पेट्रोल का एक डिमांड बढ़ता है। और उसके बाद से आ जाता है हमारा वर्ल्ड वार वन में भी यूज होता है धड़ल्ले से, एरोप्लेन में, एयरक्राफ्ट में और टैंकर्स में बहुत सारे इक्विपमेंट में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद से फिर वर्ल्ड वार 2 में भी यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद से आ जाता है वक्त 1960 के टाइम में एक ओपेक फॉर्मेशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी बनाया जाता है, जिसमें 5 देश मिल करके उसके बाद से इसको ये मतलब कि काम करते हैं, जो तय करते हैं कि कितना प्राइस होना चाहिए ऑयल का, कितना प्रोडक्शन करना है पर डे, और मतलब एक प्राइस को एक क्या बोलते हैं स्तर को मेंटेन करने के लिए ये करते हैं। इसमें होता है 5 देश में सऊदी अरबिया रहता है, इराक, ईरान, कुवैत और वेनेजुएला, ये 5 देश मिल करके इस ग्रुप का ये करते हैं। उसके बाद से आज के दौर में 2016 में फिर से अमेरिका को एक बहुत बड़ा रिजर्वायर मिलता है, जिसे और रसिया में भी मिलता है, कजाकिस्तान में भी मिलता है। तो एक तरीक़ा से फिर से ओपेक का जो ये होता है डवाडोल हो जाता है, जिसके बाद ओपेक इन सारी कंट्री को भी अपने अंदर ले लेती है, और ये रसिया, कजाकिस्तान, मेक्सिको, ओमान और भी बहुत सारी कंट्रीज़ को अपने अंदर ये ओपेक रखता है, और यही डिसाइड करता है आज तक कि कितना दाम होना चाहिए ऑयल का, और कितना प्रोडक्शन देना है, कब प्रोडक्शन बढ़ाना है, कब प्रोडक्शन घटाना है। प्रोडक्शन अगर घटेगा तो ऑयल का रेट बढ़ेगा। तो इस तरीक़ा से ये काम करती है कंपनियाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।